वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है क्योंकि आप ही के सवालों के जवाब आप यहाँ पाते हैं। और हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जो मेरा एड्रेस लिया है और आईफोन 17 भेजने का वादा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, यू विल गेट इट वेरी सून। ये बताइए अंशुल जी, आपने जो कहा था अभी तक तो बिल्कुल सही निकला है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, अभी भी 420 अंक की मजबूती। हालांकि आज थोड़ा बहुत फिसला है ऊपर लेवल से, लेकिन निफ्टी भी अब 26,000 के आंकड़े के ऊपर, सेंसेक्स 85,000 के ऊपर। अब यहाँ से कहाँ? प्रोबेबली इसी हफ्ते नेक्स्ट वीक में शायद हम 26,500 टेस्ट कर लें, क्योंकि लग रहा था कि एक छोटा सा करेक्शन आएगा। वो इनसाइड बार में निकल गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आज गैप अप ओपनिंग मिल गई। तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लो अगर नहीं टूटता है तो पहले हम 26,500 टेस्ट करेंगे और 8,500 बैंक निफ्टी पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि डेली मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, तो मैं बहुत जल्दी में नहीं हूं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स लेने के। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं उन पे आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, लेकिन अभी भी आपका जो व्यू है दैट इज अप, ऑन द अपसाइड एट ऑल टाइम हाई, राइट? हाँ हाँ, ऑल टाइम हाई निफ्टी पे आना है। बैंक निफ्टी पे तो आ ही चुका है। निफ्टी पे भी आज कल परसों जब भी लगेगा आ जाएगा। पर अंशुल, एक बात है, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है और लगभग पास में ही है, लेकिन पोर्टफोलियोज में उतना उछाल नहीं देखने को मिल रहा। और पोर्टफोलियो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अभी भी हम बहुत दूर है जो पिछली बार का ऑल टाइम हाई था और हमारे पोर्टफोलियोज के हाल थे। ये हाल बेहाल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आप लोग पुराने विनर्स पकड़ के बैठे हैं, जो नई रैली में कभी नए विनर्स नहीं होते हैं। सभी में बाइंग क्लाइमेक्स है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रेलवे, डिफेंस इस टाइप के शेयर है तो डिफेंस में तो एक मौका मिल ही गया था इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से। रेलवे में तो वो भी मौका नहीं मिला। तो हमेशा ये चीज याद रखिए कि अपने पुराने विनर्स नई रैली में कभी नहीं चलते, नई रैली में नए विनर्स चलते हैं। तो अगर आप पुराने स्टॉक्स पकड़ के बैठे हैं जो पुराने विनर्स हैं, तो निफ्टी करेक्शन लेके जब फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगी तब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे ही रहेगा। उसके बाद निफ्टी करेक्शन लेके जब फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगी तब भी आपका पोर्टफोलियो नीचे ही रहेगा, क्योंकि 2018 में जिसने एचईजी और ग्रेफाइट लिया है वो तब शायद निफ्टी बहुत नीचे थी, आज बहुत ऊपर आ गई है। तो उनका पोर्टफोलियो आज भी नीचे है। तो पुराने विनर्स अगर आप पकड़ के बैठे हैं और अगर लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरीके से मार्केट अपना नया हाई बनाता रहेगा और आप मुंह देखते रहेंगे। इससे बेटर है कि फिर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए, एटलीस्ट वो लॉस बुक करके अपने पोर्टफोलियो को चंग करना जानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हमारे पोर्टफोलियो नहीं बढ़े जबकि इंडेक्स बढ़ गया। और नहीं बढ़ेंगे, वो 30 या निफ्टी पहुंचने पे भी नहीं बढ़ेंगे। अगर आप रेलवे, डिफेंस, पीएसयू ये स्टॉक लेके बैठे हैं तो जब 2018 वाले एचईजी का ऑल टाइम हाई लगेगा उसके बाद 8 साल 9 साल बाद जाके 2025 वालों का नंबर लगेगा। अभी 2018 वाले लाइन में खड़े हुए हैं, उनका नंबर नहीं लगा तो 2025 वालों का नंबर कैसे लग जाएगा। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं आपके आते ही सवालों की लाइन। इंद्रपाल जी का सवाल है, वो पूछते हैं सेजिलिटी के बारे में। सेजिलिटी उनके पास है 56 तक के टारगेट के लिए कब तक होल्ड करे? नहीं, सेजिलिटी सुबह मॉर्निंग शो में डिस्कस हुआ था 46.5 में 48.69 का टारगेट था जो अचीव हो गया है। 49.33 का हाई बना है। 48.7 के ऊपर जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा ये स्टॉक 54 का पहला टारगेट लेगा। तो 54 आने पे हम वापस से रिव्यू करेंगे कि क्या करना है। 48.7 जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा हम दोबारा से बाई देना चालू करेंगे। इस समय सेटिलिटी जो है करीबन 4.5% ऊपर कामकाज करते हुए 4792 के आसपास का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है समित दत्ता का। वो पूछते हैं टाटा केमिकल के बारे में, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? उनकी बाइंग प्राइस है 930 रुपीज। सो टाटा केमिकल पे इस समय क्या करना है? ये टाटा केमिकल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे 900 रुपए आता है, ऊपर 990 जाता है। अभी रेंज के लोअर एंड से पलटना स्टार्ट किया है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 990 तक आ जाएगा। दैट बीइंग सेड अर्निंग सर पे खड़ी हुई है। 30 अक्टूबर को इसके रिजल्ट आने हैं। अगर रिजल्ट में कुछ खराबी नहीं आती है तो 990 रुपए आराम से आ जाएगा। 890 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ललित कुमार साहू का सवाल है, वो पूछते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। यूनाइटेड स्पिरिट्स के उनके पास 100 शेयर्स हैं जो उन्होंने 1372 रुपए के स्तर पे खरीदे हैं।
आपसे जानना चाहते हैं अब क्या करें। देखिए 1364 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है तो 1498 का, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट खुलेगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है, ट्रेडिंग करने ढूंढ रहे हैं तो अभी बहुत समय लगेगा इसको। श्वेता जी का सवाल है, वो पूछती है मुथूट फाइनेंस में क्या हम डिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट प्राइस पे? आज क्योंकि सोने के दाम गिरे हैं तो मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्या गिरावट पे खरीदना है? मुथूट फाइनेंस में 2400 करीब का बेस ब्रेकआउट था, 3200 का टारगेट था, 3377 का हाई बना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है 3132 का। 3132 टूटने के बाद स्टॉक करेक्टिव ट्रेंड में चला जाएगा, लंबी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जिसके पास लॉन्ग है 3132 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस का, और फ्रेश बाइंग के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, काम खत्म हो चुका है इसका। ओके। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। उनके पास 1000 शेयर्स है जो उन्होंने 32 रुपए में खरीदे हैं। उनके पास IDFC फर्स्ट बैंक भी है, 600 शेयर है जो 80 रुपए में वो खरीद चुके हैं, होल्ड कर रहे हैं 3 साल से। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इन स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा भी या नहीं? देखिए IDFC फर्स्ट बैंक 76 का लेवल तोड़ा है तो 8450 इमीडिएट टारगेट है, और स्ट्रक्चर वाइज ऑल टाइम हाई का टारगेट बनता है तो IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छा पैसा बन जाएगा। साउथ इंडियन बैंक मीडिया पे 32.5-33 रुपए पे डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि 3-4 महीने में 45 जा सकता है, 3 ही दिन में 40 रुपए का हाई बन गया है। तो एक बार 50% या 75% प्रॉफिट बुक करके 25% क्वांटिटी छोड़ दीजिए 45 रुपए के लिए। ओके। दिवांश का सवाल है, वो पूछते हैं कोपरान के बारे में। 340 में उनकी खरीद है, कैन आई गेट बाउंस बैक अप टू 225 टारगेट गिवन बाय अंशुल सर, और शुड आई शिफ्ट टू विमटा लैब फॉर लॉन्ग टर्म? कोपरान एट 340, क्या उनको बाउंस मिलेगा? और दूसरा वो पूछते हैं क्या मैं यहाँ से शिफ्ट होके विमटा लैब्स में निवेश करूं? कोपरान बाउंस बैक में 214 रुपए तक जा सकता है। EPS टी ग्रोथ है 4 क्वार्टर में, एक आध क्वार्टर रिजल्ट ठीक आ जाएंगे, फटाफट 215 रुपए 14 रुपए 75 पैसे तक चला जाएगा। विमटा लैब 3 साल के लिए अगर रखते हैं तो यहाँ से स्टॉक में एटलीस्ट 3x होने की पॉसिबिलिटी है, बट उसके पहले फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में 587 तक की डिप मिलेगी, 587 की जोन में आराम से बाई करके छोड़ना चाहिए। ओके। मनीष शाह का सवाल है, पूना वाला फिनकॉर्प उनके पास है 488 के लेवल्स पे, और दूसरा होनासा कंज्यूमर है 285 पे। 1 साल का व्यू रखते हैं, आपसे दोनों ही स्टॉक्स पे व्यू मांग रहे हैं। देखिए होनासा तो वीकली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 19 मई को, उसके बाद से उसी कैंडल के अंदर इनसाइड बार चल रहा है, 21 हफ्ते हो चुके हैं। रेंज है नीचे में 259, ऊपर में 330, या तो 259 स्वीप करे तो बाइंग बने, या 330 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाइंग बने। फिलहाल बीच में है तो दोनों ही चीज नहीं बन रही है। दूसरा पुना वाला फिनकॉर्प में ब्रेकआउट आया था 66 वीक्स के कप कैंडल पैटर्न का 471 पे, पुल बैक में प्रोबेबली 490 470 की जोन आ सकती है। ये जोन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ऊपर में 700 से 800 रुपए जा सकता है। अंशु, इन्फोसिस के स्टॉक को देखिएगा, एक तो टैरिफ्स को लेके जो पॉजिटिव खबर आ रही है कि इंडिया के टैरिफ्स को 50 से 15% कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट अभी भी अवेटेड है पर मार्केट रिएक्ट कर रही है। और दूसरा, इन्फोसिस के जो बायबैक है उस पर प्रमोटर्स जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, 18,000 करोड़ का जो बायबैक है, तो उसके चलते भी एक अच्छा मोमेंटम है। ये स्टॉक आज करीबन 5% ऊपर है, 1542 पे लेना चाहिए या नहीं? देखिए पुराने रिकॉर्डेड शो आपके पास रखे होंगे, लास्ट वीक बिफोर लास्ट वीक भी मैं बार बार कह रहा था 3018 के नीचे TCS वैल्यू बाई है, और 1440 के पास इन्फोसिस वैल्यू बाई है। इन्फोसिस सबसे पहले चलते हुए दिखना चाहिए, उसके बाद HCL टेक महिंद्रा और TCS। तो इन्फोसिस सबसे पहले चलना भी स्टार्ट किया, सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर भी है। 1563 इमीडिएट टारगेट है, 1612 उसके ऊपर जा सकता है, 1612 पे जाके थोड़ा सा अटक सकता है। ये 1612 के आसपास कंसोलिडेशन करेगा, जब 1612 के ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा तो 1694 1768 ये बीच बीच के रेजिस्टेंस है, जाना इसको ऑल टाइम हाई है। ओके, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इन लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, राइट? हाँ, चाहे तो यहाँ कर सकते हैं भाई, 100 रुपए महंगा लेना है
लास्ट वीक 100 रुपए सस्ता क्यों नहीं लिया? ये तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि चलते घोड़े पे चढ़ रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर हैं, और ट्रेडिंग लाइक ये स्टॉक नहीं है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 100 रुपए का अपफ्रंट आपने खो दिया। वेरी ट्रू। अगला सवाल जो है वो है अनुज सिंह का। वो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के शेयर 702 के रेट पर 120 शेयर खरीदे हैं, इसका 6 मंथ्स का व्यू क्या है? अरे ये दिवाली निकल गई है, फिर भी दिवाली की आपने शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला शुभकामनाएं मुझे तब आपको देनी चाहिए जब आईफोन पहुंच जाएगा गीतू मैडम की तरफ से मेरे घर पे। एड्रेस मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। उस धन्यवाद के लिए मैं बहुत बहुत इंतजार करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी आए मेरे पास। करेक्ट। एचडीएफसी बैंक में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, फिलहाल लिक्विडिटी बढ़ी है। 1016 का रेजिस्टेंस है, उसके साथ पूरी पूरी स्ट्रगल कर रहा है। इवेंचुअली जब 1016 1020 के ऊपर क्लोज करेगा 1100 रुपए चला जाएगा। इंडिविजुअली अगेन मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि इंडिविजुअल पिक आपको प्ले करना है, वैसे तो बैंक 20 प्ले करना चाहिए, इंडिविजुअल प्ले करना है तो एक्सिस बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज भी देखिए एक्सिस बैंक ही विनर निकला है, वही स्टॉक सबसे तेज है। तो इधर बीच में आपको बैंक 20 या एक्सिस बैंक पे फोकस रखना चाहिए। जब तक एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई हिट करेगा तब तक शायद एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा। एक्सिस बैंक जब थकेगा तब एचडीएफसी बैंक के चलने का मौका आएगा। ओके। विवेक भाई पटेल का सवाल है, वो पूछते हैं प्रीमियर एनर्जीज के बारे में। प्रीमियर एनर्जीज के शेयर है उनके पास 100 और प्राइस है 1060। अभी क्या करना चाहिए? प्रीमियर एनर्जी, इसका कुछ कोड बदल गया क्या? एनर्जी आई थिंक इसका कुछ कोड नेम चेंज हुआ क्या मैडम? आई डोंट नो, आई जस्ट सी। प्रीमियर एनर्जी अगेन रेजिस्टेंस बैंड के अंदर आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। 1097 1119 ये रेजिस्टेंस बैंड है। इवेंचुअली इसको निकालेगा, आज नहीं निकाले हफ्ता भर बाद निकालेगा, हफ्ता भर बाद नहीं 15 दिन बाद निकालेगा। बट वीकली चार्ट पे बेहतरीन सेटअप बन रहा है। 1239 तक का इमीडिएट टारगेट है और 1239 निकला तो फिर बढ़िया तेजी डेवलप होगी। तो फिलहाल के लिए 1239 का टारगेट पकड़ के चलिए। 1120 निकलने के बाद 1239 आराम से आएगा। ओके। अगला सवाल है, आलोक इंडस्ट्रीज पे बाइंग प्राइस है 19 रुपए, एवरेज कब करें और टारगेट क्या हो सकता है? आज टेक्सटाइल शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गोकुलदास, अरविंद मिल्स, वर्धमान, आलोक, ये सब अच्छे मोमेंटम में। देखिए बंदर से ज्यादा तेज फूफा जी गुलाटी मारते हैं, तो फिर मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा अपने कैपिटल के साथ। अगर मिल रहा है कुछ पैसा तो मैं निकलना पसंद करूंगा। जब तक ये ट्रेड डील हो ना जाए और कंफर्मेशन ना आ जाए उसके बाद भी मेरे को शक तो बना ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से पलटी मारते हैं। तो मतलब वो रिस्क के साथ तो आपको 4 साल जीना ही है। अभी उसमें 4 ही 5 महीना निकला है, 3.5 साल तो इस रिस्क के साथ आपको जीना ही पड़ेगा। मिड टर्म इलेक्शन के बाद 2-3 महीना थोड़ा सा शांत रहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन के उसमें बिजी रहेंगे, बट उसके बाद फिर ये स्टैंड अप कॉमेडी फिर वापस चालू हो जाएगा। तो उस रिस्क के साथ आपको जीना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक रहता है तो टेक्सटाइल में बड़ी रैली डेवलप हो सकती है। अगर नहीं पलटे तो, अगर पलटे तो ऐसी 15% गैप डाउन भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। परविंदर सिंह जी का सवाल है रिलैक्सो पे। उनके पास 843 के रेट पर 150 शेयर है, कहते हैं होल्ड करूं या निकल जाऊं? देखिए बाइंग क्लाइमैक्स के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट 72% की फॉल आई थी 174 वीक्स में। अब डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है, बट एक्यूमुलेशन वॉल्यूम भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा कैंपस या बाटा या इस टाइप के शेयर लग रहे हैं, बट अभी वहां भी बहुत कोई तेजी नहीं है। 460 तक ऊपर जा सकता है। 460 465 का लेवल निकलता है तो फिर एक बाउंस बैक डेवलप हो सकता है 505 तक, बट 700-800 रुपए आने की तो गुंजाइश बहुत कम है। ओके। अगला सवाल है अंकित का। वो पूछते हैं भगेरिया इंडस्ट्रीज के बारे में। उनके पास 180 के भाव पे उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 180 से 200 आज का हाई बना है 224 30 डिवाइड बाय 180, 24.5% का गेन आपको मुश्किल लेस देन 1 मंथ में मिल रहा है। तो मतलब 4 साल की एफडी का पैसा आपको
मुश्किल से 4 हफ्ते में मिल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 268 का टारगेट अभी भी हमारा ओपन है। शॉर्ट टर्म जरूर रेजिस्टेंस पे है 215 218 की। ओके। दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरी के बारे में। ब्लू स्टोन ज्वेलरी के उनके पास शेयर पड़े हैं 730 के प्राइस पे, आपसे टारगेट और स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। देखिए मेरे को ब्लू स्टोन लगता तो अच्छा है क्योंकि आईपीओ हाई जो था 707 रुपए 80 पैसे उसके ऊपर टिक रहा है स्टॉक। और बहुत कम वॉल्यूम के साथ, मतलब जब ब्रेकआउट दिया था तब एवरेज वॉल्यूम इसका होता था 1.9 मिलियन का, और इसने ब्रेकआउट के दिन 12 मिलियन किया था, अगले दिन 15 मिलियन का शेयर किया था। उसके बाद से 3 दिन चूंकि एवरेज ज्यादा था तो वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, बट अब पिछले 5-6-8 दिन से लेस देन 50% ऑफ एवरेज वॉल्यूम है, और आज के सेशन में तो केवल 17% ऑफ एवरेज वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है। तो एकदम लोएस्ट वॉल्यूम पे पुल बैक है 707-80 का। जब तक ये स्टॉक 675 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आई बिलीव 1000 रुपए बहुत आराम से स्टॉक को हिट कर। 40 रुपए है, होने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास 40 रुपए है, पाने के लिए 300 रुपए है। तो मतलब आप पकड़िए 1:7 1:8 का ट्रेड हो गया, तो ये ट्रेड करना चाहिए। 675 के स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से अगर लेते हैं तो 1000 रुपए का टारगेट मिल सकता है। 10,700 करोड़ का मार्केट कैप है, केवल 37% का फ्री फ्लोट, यानी 3700 करोड़ का फ्री फ्लोट है। तो 1000 रुपए जाने में इसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके। अगला सवाल जो है वो अभय का है, वो पूछते हैं कैनरा बैंक के बारे में। 500 शेयर है 98 के भाव पे और